हम लोग ओलियम नहीं पढ़ेंगे आदित्य, ठीक है। मेरे पास टाइम केवल, मुझे कहीं बाहर जाना है, भक्ति में लीन हुआ आज में, ठीक है। तो सब कुछ बना हुआ है तो मैं दे दूंगा, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, सी बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। सो लेट मी स्टार्ट द टॉपिक टाइट्रेशन। सी देखो यार, ये जो टाइट्रेशन है ना, इस टाइट्रेशन को पढ़ने से पहले आप लोगों को क्या पढ़ना आना चाहिए। एक्चुअल में ना टाइट्रेशन का ना एक हुआ है, क्या हुआ है कि टाइट्रेशन के सवाल और मोल कॉन्सेप्ट को सवाल में बच्चा डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि कौन सा टाइट्रेशन है कौन सा मोल है, इसलिए बड़ी परेशानी होती है। ऐसे ही जिस दिन बच्चा ये सीख जाएगा कि ये सवाल बैक टाइट्रेशन का है, मैं कहता हूँ ऐसा मतलब नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा उस सवाल का आंसर कर सकता है, लेकिन पता लग जाए कि ये सवाल बैक जो है टाइट्रेशन का है। बहुत बेसिक से फॉर्मूले होते हैं, आसानी से चीज़ें कवर होती हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा क्योंकि आप इसको मोल से मिक्स करते हो ग्राम इक्विवेलेंट की वजह से, तो कन्फ्यूजन रहती ही है कि भैया मोल का है कि टाइट्रेशन का है। तो आज आप ऐसा समझो आप मोल ही पढ़ रहे हो, ठीक है। आप टाइट्रेशन दिमाग से हटा दो, आप सोचो आप जनरल मोल पढ़ रहे हो, मोल का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर गिवन वेट, मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर, वो सारा डेटा आपके दिमाग में होना चाहिए। बाय द वे मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, नाम है इसका टाइट्रेशन। देखो जी, टाइट्रेशन को स्टार्ट करने से पहले ऑब्वियस है जो पहला पैरामीटर आपको आना चाहिए उसका नाम एन फैक्टर ही है। और दोस्त एन फैक्टर का सीधा सीधा सा जो मतलब होता है एन फैक्टर का, वो बेसिकली होता है कि इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज विद रिस्पेक्ट टू पर एटम, ये सीधा सीधा सा एन फैक्टर का मीनिंग होता है। फॉर एन एग्जांपल मैं आपसे पूछूं तुम्हारे जीवन में MnO4 नेगेटिव है और बेटा जी ये Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। इनकेस कोई कक्षा 12th का बच्चा बैठा हुआ है, बिल्कुल शांत होकर बैठे, ये सोचकर कि उसको सीखना है। 4 बातें ऐसी भी होंगी जो तुम्हें पहले से आती होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें पूरा आता है। 7 से 2 की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियस है कि जो चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 5 इलेक्ट्रॉन ही होगा। और हाउ मेनी Mn एटम इज देयर, तो आप कहोगे 1, तो सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5 ओनली। इज इट ओके? आप कहोगे कि एन फैक्टर ऑफ दिस रिएक्शन इज 5। सेम केस अगर मैं इसको बैक करता हूँ भाई 2 से 7 में आता हूँ, तो भी जो डिफरेंस है वो भी कितने का है, 5 का। इसमें प्लस और माइनस नहीं देखते, एन फैक्टर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। एन फैक्टर हमेशा चेंज को बताता है और चेंज हमेशा यहाँ पर क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो 5 डिफरेंस है, मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी Mn एटम इज देयर, तो 1। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे I नेगेटिव कन्वर्ट होता है बेटा I2 में, वही I नेगेटिव कन्वर्ट हो सकता है IO3 नेगेटिव में इन बेसिक मीडियम। थोड़ा सा टाइट्रेशन के गेम के लिए आपको बेसिक एलिमेंट का कन्वर्जन भी आना चाहिए, जो कक्षा 12th में D एंड F ब्लॉक में आता है, कक्षा 11th में रेडॉक्स बैलेंसिंग में आ जाता है। रेडॉक्स बैलेंसिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा SO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट होते हैं सल्फर के जितने भी ऑक्साइड है, लाइक H2O3 2 नेगेटिव कन्वर्ट इनटू SO4 2 नेगेटिव। तो फिलहाल के लिए मैंने देखा ये I नेगेटिव है और मेरे पास जो एक फंडामेंटल डेटा है ये 0 है, क्योंकि नेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ I2, क्योंकि एक होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसकी नेट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी पाई जाएगी बेटा, 0 पाई जाएगी। तो यहाँ माइनस से ये चीज़ 0 अगर हो रही है तो निश्चित है जो डिफरेंस आएगा वो कितने का डिफरेंस है बेटा, 1 का। मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी आयोडीन एटम आर देयर, आप कहोगे 1, तो आंसर कितना आ गया, 1। लेकिन कभी मान लीजिए किसी बैलेंसिंग में यहाँ 2 लिखा हुआ है ऐसे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लें, बहुत गलत स्टेटमेंट हो जाती है। आप जब भी एन फैक्टर निकालें, आप बैलेंस इक्वेशन को तो बिल्कुल अपने दिमाग से हटा दें, एन फैक्टर एटॉमिक लेवल पर ही आप लोग निकालेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मैंने अभी यहाँ लिखाया है कि भैया -1 से लेके 0 दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अगर आप 2 इंटू आई नेगेटिव ऐसे करोगे तो एन फैक्टर बदलेगा नहीं, एन फैक्टर जो है वही रहेगा। आपकी मेथडोलॉजी भले बदल जाए लेकिन एन फैक्टर इसका नहीं बदलेगा। दूसरा, इस 0 से मैं माइनस की तरफ जा रहा हूँ तो ऑब्वियस है जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा दोस्त, 1 आएगा। लेकिन क्योंकि आयोडीन 2 है इसलिए जो एन फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये बेसिक बातें हैं, आसानी से समझ में आती है। दिस इज आई नेगेटिव से IO3 नेगेटिव में मैंने कन्वर्जन किया है, तो ऑब्वियस है ये जो आयोडीन आपको दिखाई दे रहा है का इन फैक्टर में निकालने चलूँ तो x - 6 इजिकल टू -1, x बिकम इक्वल टू +5 ओनली। यहाँ से जो डेटा आता है वो मेरे पास +5 आता है। अगर मैं डिफरेंस चेक करूँ तो ऑब्वियस है -1 से +5 इज नॉट ए 5, कितने का डिफरेंस है बेटा, 6। भाई -1 से +5 पर जा रहे हैं तो डिफरेंस कितना हुआ बेटा जी, 6 का डिफरेंस हुआ। और अगर मैं 6 का डिफरेंस इसको मानना हूँ क्योंकि एक ही आयोडीन है तो मल्टीप्लाई बाय 1 करना पड़ेगा, एन फैक्टर कितना हो गया, 1। सेम ऐसे इसका उल्टा करोगे तब भी एन फैक्टर कितना आएगा बेटा जी, 6 ही आएगा।
क्या ये बेसिक फंडे समझ गए आप लोग? ठीक है जी। टाइट्रेशन के लिए एन फैक्टर का ज्ञान होना बेहद जरूरी था। अब जो दूसरा पैरामीटर आता है उसका नाम है ग्राम इक्विवेलेंट। अच्छा, ग्राम इक्विवेलेंट को समझने से पहले आप चलो ग्राम इक्विवेलेंट को ही समझो। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है बेटा गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। सर नहीं समझ में आया ये इक्विवेलेंट वेट क्या? चलो छोड़ो सारी चीज, मुझे इतना बताओ, आप मोल का फॉर्मूला जानते हैं? मोल, तो आप कहोगे मोल का फॉर्मूला कौन नहीं जानता? दैट इज गिवन वेट डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आता है हमारे पास मोलर वेट। गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट में बोल तो रहा हूँ, तो सर आपने मोलर वेट क्यों लगाया? क्योंकि आप मोल निकाल रहे थे। आपने इक्विवेलेंट वेट क्यों निकाला? क्योंकि आप ग्राम इक्विवेलेंट निकाल रहे थे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आइडियली मैं ये कह सकता हूँ कहीं ना कहीं मैं मोल को रिप्लेस कर रहा हूँ ग्राम इक्विवेलेंट से। जब मैंने मोल को ग्राम इक्विवेलेंट से रिप्लेस किया है तो ऑब्वियस है मैं मॉलिक्यूलर मास को भी किससे रिप्लेस करने जाऊंगा बेटा जी? इक्विवेलेंट वेट से रिप्लेस करने जाऊंगा। अब सीधा सीधा खेल यहाँ आता है, ये जो इक्विवेलेंट वेट है ये किसके बराबर होता है? आइडियली इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है जो भी आपका मोलर वेट है, तो मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, और डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ये आपको समझने का हक है, ये आपको समझना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं तुमसे पूछता कि भाई ये KMnO4 है जिसका मॉलिक्यूलर मास होता है 158 और ये कन्वर्ट हो गया बेटा Mn+2 में, तो इसके द्वारा जो जनरेट हुआ एन फैक्टर वो कितना था बेटा? एन फैक्टर यहाँ पर आया 5। तो एक्चुअल में जो इक्विवेलेंट वेट होगा ना दैट विल बी 158 डिवाइडेड बाय 5। दिस इज नथिंग बट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम व्हेन इट कन्वर्ट इनटू द Mn+2। बोलो शब्द समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? मतलब मुद्दे की बात जो मेरे दिमाग में घूम रही है, जो अच्छे बच्चे के दिमाग में घूमती है, वो यही है कि एक्चुअल में ना मॉलिक्यूलर मास को जब भी मैं एन फैक्टर से डिवाइड कर देता हूँ ना देन इट विल बी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट कुछ और नहीं है, जैसे वहां पर मॉलिक्यूलर मास था ऐसे ही ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए ये इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर मास की तरह ही काम करेगा, या मैं बोलूँ उसकी ही रिप्लेसमेंट है। शब्द आगे समझ में? मतलब आपके दिमाग में जो ऑरा होना चाहिए वो बस इतना होना चाहिए कि जिस तरीके से मोल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन वेट विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर वेट या मोलर वेट। जिस तरीके से मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम इन लीटर, शॉर्ट में कह सकता था गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट या मोलर वेट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर। इसी तरीके से एक्चुअल में इस मोल को रिप्लेस किया आपने किससे? ग्राम इक्विवेलेंट से। और प्यारे बच्चों जो ग्राम इक्विवेलेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा नो डाउट गिवन वेट विद रिस्पेक्ट टू इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट में आपने एक एक्स्ट्रा चीज जरूर पढ़नी है, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट को अगर मैं एन फैक्टर से डिवाइड कर देता हूं तो आ जाती है। और जो मोलैरिटी है ऐसे ही नॉर्मेलिटी होती है, नॉर्मेलिटी मोल की जगह क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला सर ने अभी अभी बताया, दैट इज गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। इज इट ओके? मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर। और जरा इक्विवेलेंट वेट को यहीं खोल लेते हैं तो ये आ जाएगा गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, जो कि ऊपर लिख रहा हूं मैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। इज इट ओके? बताओ, अगर तुम ढंग से देखोगे तो तुम्हें यही पता लग रहा है कि गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर कुछ और नहीं मोलैरिटी ही होती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप नॉर्मेलिटी का एक रिलेशन और सीख गए हो, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। हाँ या ना? बोलो भाई, क्या ये बेसिक फंडामेंटल क्लियर है भाई सभी बच्चों के? पक्का? तो चलिए आप लोगों को ग्राम इक्विवेलेंट के मुझे फॉर्मूले बताने हैं। किसके बताने हैं बेटा जी? ग्राम इक्विवेलेंट के। चलिए पहला फॉर्मूला बताइए ग्राम इक्विवेलेंट का क्या हो सकता है? आप कहोगे सर गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। ओके। दूसरा फॉर्मूला ग्राम इक्विवेलेंट का क्या हो सकता है जी? गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। इज इट ओके? इन शॉर्ट में ये भी कह सकता था ये कुछ और थोड़ी है, ये तो मोल इनटू एन फैक्टर ही है। क्या आप लोग इसका एक फॉर्मूला सीख चुके हो बेटा जी? एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूले हो गए। अगर मैं इसका एक और फॉर्मूला निकालना चाहूं तो देखो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं
ये जो इक्वलेंट वेट डिवाइडेड ग्राम इक्वलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम था, क्यों ना मैं इसको ऐसा लिख दूं, नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर। इज इट ओके? बोलो भाई। और मैं जानता हूं कि नॉर्मलिटी का एक फॉर्मूला और है मेरे पास, दैट इज मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर। ये हो गया जी इक्वलेंट वेट। बस इतना जिसको खेल समझ में आ गया, बस जीत गया टाइट्रेशन पर। फिर तो प्रैक्टिस का खेल है। जो बच्चा ग्राम इक्वलेंट के इतने फॉर्मूले को सीख गया है उसका काम हो गया भाई। एक बार दोबारा सुनेंगे सभी। मैंने बोला ग्राम इक्वलेंट बराबर होता है गिवन वेट डिवाइडेड बाय कौन सा वेट बेटा जी? इक्वलेंट वेट। गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर विच इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर विच इज इक्वल टू नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर विच इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर। कल को कहीं कहीं ml में गिवन हो तो ऑब्वियस है ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किससे डिवाइड करते हैं? 1000 से डिवाइड कर देते। कृपया करके स्पीड में नोट कीजिए, बस इसको जरा स्पीड में नोट कर लीजिए। चलिए जी, आजा बेटा। तो मुझे ये बेसिक फॉर्मूले क्लियर है। अच्छा आपको एक बात बताऊं, एक ना लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस होती है, वो क्या कहती है? वो ये कहती है देयर इज नो नीड टू बैलेंस द इक्वेशन a प्लस बी गिव्स c प्लस डी, देन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ a इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ b इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ c ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ d। सभी जानते हैं ना इस बात को, तो ये बताने की आवश्यकता तो नहीं है कि अगर एक रिएक्शन रिएक्ट हो रही है तो उन सभी के जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो क्या होने चाहिए बेटा जी? सेम होने चाहिए। बेसिक फंडामेंटल बातें हैं, तो ये क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है। अरुकन ध्यान से देख बेटा, अब इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं, सीखने की कोशिश कर लेते हैं। टॉपिक बेहद बेसिक है, आसानी से समझ में आ जाने वाला टॉपिक है। इससे हम लोग थोड़ा पीडीएफ से इसको पढ़ेंगे ताकि जल्दी जल्दी चीज़ें कवर हों। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को अगर ना दिखे तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा ना। एक्सेल में क्या होता है? बिल्कुल सही कह रहा है, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई सभी, बहुत ध्यान। सुनो भाई, हाँ कुछ अलग आएगा, नया आएगा। देखो सुनो बेटा, बात सुनो ध्यान से। काम की बात है कि जो टाइट्रेशन है, टाइट्रेशन के अंदर अगर मैं बात करूं तो टाइट्रेशन के अंदर हम लोगों को क्या काम करना होगा? एक होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है? जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों को पता होती है, जैसे मोलारिटी पता है, जैसे उसका वॉल्यूम पता है, जैसे उसकी और कोई फंक्शनलिटी पता है, और एक दूसरी टर्म हमारे पास आती है जो उसकी मदद से हम लोगों को निकालनी होती है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार दोबारा बोलूं, मैं कह रहा हूँ मान लो आप NaOH को ट्रीट कर रहे हो KMnO4 के साथ या किसी और एसिड या बेस के साथ, तो एक की कंसंट्रेशन आपको पता है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जिसकी पता है वो स्टैंडर्ड है, और जिसकी नहीं पता, जिसकी निकालनी है, वो हम लोग टाइट्रेशन के थ्रू कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को? बहुत ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे, बहुत ही बेसिक है। आप में से ही एक स्टूडेंट्स ने PDF मुझे भेजी है सुबह, तो इसमें से हम लोग चीज़ों को कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन ठीक ठाक लिखे हुए हैं और 2-4 क्वेश्चन हम लोग बढ़ा लेंगे इसमें, ठीक है? बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। देखो क्या लिखा हुआ है, टाइट्रेशन अननोन सॉल्यूशन कंसंट्रेशन टू बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इज इट ओके? क्या पहली स्टेटमेंट समझ में आ गई टाइट्रेशन की? मतलब एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की जिसकी कंसंट्रेशन मुझे पता है, उसके थ्रू मुझे दूसरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना है। या मैं कहूँ नोन कंसंट्रेशन बाय यूजिंग द इंडिकेटर। एसिड बेस टाइट्रेशन इसका एग्जांपल है। अब ये इस सेटअप को एक बार देख लेंगे सभी बच्चे। ये ऊपर ब्यूरेट नजर आ रही है आप लोगों को, है ना? आपने लैब में नहीं देखा होगा, अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है। एक ब्यूरेट होती है बेटा, है ना? ऐसे एक ब्यूरेट बनी होती है, और इस ब्यूरेट के अंदर बेटा शांति से सुनेगा तो 1-1.5 घंटे में खत्म होगा। तो पेजेस की संख्या देख रहा है 24 संख्या है। अगर तुमने फ्लर्स डाले भगा दूंगा क्लास से बाहर, ठीक है? तो शांति पूर्वक सुनोगे तो ये समझ में आएगा, अदरवाइज क्या होगा, आधा अधूरा सीखोगे, उसमें फिर जो है चीज़ें सेट नहीं है। बहुत ध्यान से देखिए, ये ब्यूरेट होती है बेटा। अब ब्यूरेट वैसे आपके 11th-12th लेवल पे 50 ml की ब्यूरेट ही दी जाती है। ऊपर यहाँ पर होता है आप लोगों का जो है 0, और ऐसे 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 चलते 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 50 ml की जो है लगभग ब्यूरेट आप लोगों को दिखाई जाती है। सी इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 ही काउंट होता है, यानी कि 1 ml। और वैसे अगर देखें तो यहाँ पर एक डॉट लगी होती है, 0.5 को भी दर्शा देती है। 0.1 आप कह सकते हैं, 0, 0.1, 0.2, 0.3, इस तरीके से 1 बन जाता है।
इतने में एक 0.1 0.2 0.3 इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे सभी, मैंने क्या काम करना है, इस ब्यूरेट के अंदर दो चीजें होती हैं। आप एक सॉल्यूशन को ब्यूरेट के अंदर भर रहे हो, अब जब सॉल्यूशन को ब्यूरेट के अंदर भरते हैं ना, तो दो तरीके से चीजें देखो सॉल्यूशन भरा जाता है, ऐसे ऐसे ब्यूरेट है ना, समझना बात को। आप सॉल्यूशन भर रहे हो, अगर सॉल्यूशन तुम्हें कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे भाई किसी लिक्विड को देखोगे तो तुम्हें ऐसे दिखाई दे रहा है कि नीचे से ऐसे होल सा बना हुआ नजर आ रहा है, समझ रहे हो, इस टर्म का नाम होता है लोअर मेनिस्कस। क्या नाम होता है इसका? लोअर मेनिस्कस। और कभी कभी आप लोगों को भरते हुए ऐसे भी ऑब्जर्व हो सकता है, नीचे वाला ना ऑब्जर्व हो, ऐसे ऑब्जर्व हो जाए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपर मेनिस्कस। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक्चुअल में। पूरी टाइट्रेशन के समय अगर आपने इनिशिएशन लोअर मेनिस्कस से की है तो एंडिंग भी लोअर मेनिस्कस से ही होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी रीडिंग वेरी कर जाएगी, आपका रिजल्ट वेरी कर जाएगा। तो ये बात कभी कभी एग्जामिनर आप लोगों से पूछ सकता है कि भैया एक बात बताओ, आपने इनिशिएशन किया लोअर मेनिस्कस से और आप जब एंडिंग कर रहे हो तो हायर मेनिस्कस बनना है, अपर मेनिस्कस बनना है, तो क्या आपने जो रीडिंग ली है वो टेम्पर्ड या मैं कहूँ फ्लक्चुएटेड रीडिंग है या एग्जैक्ट आपका आंसर आएगा? आंसर कहोगे सर टेम्पर्ड आएगा, या मैं कहूँ करेक्शन होगी उसके अंदर भी। लोअर मेनिस्कस और अपर मेनिस्कस से अंतर पड़ जाता है, पहली बात। अब जितनी बारीकी मैं पढ़ा रहा हूँ इतनी बारीकी की शायद सवाल ना आए कि लोअर मेनिस्कस पे है कि अपर मेनिस्कस पे है। सवाल का जो फॉर्मेट है आप लोगों के पेपर के लिए, खासकर जो अभी बच्चों का पेपर है एमवीएन वाले बच्चों का, उन लोगों को सीधे सीधे रेडॉक्स के ही सवाल पूछे जाएंगे, उन्हीं पर बेस्ड आप लोगों को टाइट्रेशन पार्ट कवर करना है। सी आपने नीचे ले लिया एक कॉनिकल फ्लास्क, बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा? कॉनिकल। अब ऊपर जो रखा जाता है ना उसका नाम होता है टाइट्रेंट। क्या नाम होता है इसका? टाइट्रेंट। और जो नीचे लिखा जाता है बेटा जी, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं भाई बताइए? टाइट्रेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं इसको हम लोग? टाइट्रेट के नाम से जानते हैं। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, सुनो। ये टाइट्रेंट है ऊपर वाला और ये टाइट्रेंट है, ठीक है ना। इसकी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम को पिपिट आउट करके आप लोग इसमें डालते हो और फिर टाइट्रेशन कराई जाती है ड्रॉप वाइज। यहाँ से पिंच होती है, उसको ओपन कर देंगे, ड्रॉप वाइज ड्रॉप वाइज ड्रॉप वाइज इसके अंदर आता चला जाता है ना। कोई पूछ सकता है आप लोगों से कि भैया इसका एंड पॉइंट क्या होगा? देखिए एंड पॉइंट में ना कलर का चेंज ही एंड पॉइंट है, नहीं है बात समझ में? मान लो पहले ये पिंक कलर का था, आपके ड्रॉप डालते 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 कलरलेस हो गया, तो ये कलर का चेंज है। या उल्टा कर दो कि ये पहले कलरलेस था, आपने कुछ ऊपर से डाला, जनरली केमिनोफोर यूज करते हैं हम लोग उस पर्टिकुलर टाइट्रेशन में, तो जब आपने यूज किया तो मान लो एक समय पे आके वो लाइट पिंक या पिंक हो गया, तब भी आप बोलोगे कि सर जो कलर का चेंज है ना, यही बेसिकली क्या है? एंड पॉइंट है। यही बेसिकली क्या है? एंड पॉइंट है। बहुत ध्यान से देखेंगे। अब जैसे इन्होंने लिख दिया कि यहाँ पर 2 ड्रॉप ऑफ फेनोल्फथालीन, जरूरी नहीं है भैया फेनोल्फथालीन ही डालें, हो सकता है मिथाइल ऑरेंज डाल दें। तो बेसिक सेटअप समझ में आ गया। एक ब्यूरेट है, उसके अंदर एक केमिकल भरना है जिसका नाम टाइट्रेंट है, और आपने एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का पहले से बना रखा है, या ऐसा हो सकता है कि ब्यूरेट वाला पता है, कोई भी एक, मतलब वो स्टैंडर्डाइज है तो उसको ऊपर रख दिया, ये स्टैंडर्डाइज है तो इसको ऊपर रख दिया। कुल मिला के बात यह है कि जो आपके पास एक की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? नोन होनी चाहिए, और दूसरे की कंसंट्रेशन यू हैव टू फाइंड आउट, है ना। जनरली जैसे KMnO4 का जब निकलवाने के लिए आप लोगों से पूछेगा तो KMnO4 की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कराता है, ऑक्जेलिक एसिड की कंसंट्रेशन को बना के पहले से ही दे देते हैं, बता देते हैं भैया इतने मोलर जो है ऑक्जेलिक एसिड आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, KMnO4 के साथ इसको ट्रीट कर दो। ऐसा होगा आप लोगों के साथ, और KMnO4 की कंसंट्रेशन को निकाल दो। तो आप क्या काम करोगे? ऑक्जेलिक एसिड को आप बेसिकली क्या काम करोगे? उसको पिपिट आउट करोगे। जैसे पिपिट भी 20 ml भी होती है, 15 ml भी होती है, और आपका 10 ml भी होती है। ऐसा करते हुए जैसे पिपिट अगर इन्होंने बना रखी है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये पिपिट है बेटा, है ना। यहाँ से जैसे मान लीजिए एक केमिकल था, या आपने शक किया, यहाँ से यहाँ आता 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 यहाँ पे आके आप लोगों को इसको रोकना होता है, ये पूरा बना होता है। यहाँ भी लोअर और अपर मेनिस्कस का ध्यान रखना पड़ता है, यहाँ भी आप लोगों को लोअर और अपर मेनिस्कस का ध्यान रखना पड़ता है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए हम लोग पीपीटी यूज करते हैं। ये 20 ml 10 ml की हो सकती है बेटा, ठीक है। अब इसके बाद आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? मान लो अगर हम किसी चीज़ को शक कर रहे हैं और शक करते 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 ज़्यादा अंदर चला गया तो इसलिए बोला जाता है कि जो ये सोल्यूशन आप लोग ले रहे हो ये न्यूट्रल सोल्यूशन होना बहुत जरूरी है, या मैं बोलूँ कम एसिडिक सोल्यूशन होना बहुत जरूरी है। ऐसा अगर हो गया कि ये सोल्यूशन ज़्यादा एसिडिक हुआ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हजार्डियस हो जाएगा बेटा, सीधा अंदर H2SO4 गया, खत्म मामला, सारी केमिस्ट्री धरी की धरी रह जाएगी, ठीक है। तो इस पर जब हम लोग इस पर वर्किंग कर रहे होते हैं
तो बहुत ध्यान दे रहे होते हैं। फिर कोई बैठा हुआ है, सर बैठ जा, हाँ बैठ जा। बहुत ध्यान हम लोगों को देना होता है इसके ऊपर। सी हाँ ड्रॉपर यूज कर सकते हैं आप, देखो ना, पर ड्रॉपर में जैसे ड्रॉपर यूज कर रहे हो तो ड्रॉपर में तो 1 ml आता है, 2 ml आता है, तुम्हें चाहिए 20 ml, तो कितनी बार ड्रॉपर, कितनी बार ड्रॉपर, कितनी बार ड्रॉपर को यूज करोगे। अच्छा पिपिट की भी सुन लो। अब देखो पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, मैं जानबूझकर इसके अंदर नहीं जाता। जब बच्चे लैब में जाएंगे ना तो पिपिट हो गया, ऐसे शक करेंगे, ऐसे डाल देंगे उसके अंदर, ऐसे किया थम लगा लेते हो ऊपर, उसको छोड़ते रहो नीचे आ जाएगा, छोड़ते रहो नीचे आ जाएगा, फिर एग्जैक्ट आपके पास आ जाएगा ना। फिर आपने वो डाल दिया जो 20 ml चला गया। लेकिन यहाँ पर ना, यहाँ बीच में थोड़ा सा लिक्विड बच जाएगा। अब जो कम दिमागी बच्चे हैं या जिनकी एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इतनी अच्छी नहीं है, वो यहाँ से फूंक मारेंगे और उसको पूरा जो है ड्रॉप उसके अंदर पहुंचा देंगे, जो कि गलत बात है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में वो ब्यूरेट की डिजाइन ही ऐसी है कि उतना लिक्विड आपका बचेगा ही बचेगा और 20 ml अंदर भी चला जाएगा। नहीं ये बात समझ में पल्ले पड़ रहा है? तो ये छोटे छोटे जो टूल्स है ना, ये एक्सपेरिमेंट से ही आते हैं। ये आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये किसी किताब में लिखा होगा कि फूंक नहीं मारनी, ये एक्सपेरिमेंट करोगे तभी जो है डेटा जो है सामने आएगा। ठीक, तो बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। आगे मूव करते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। चलिए, इन्होंने पहली एक बात बताने की कोशिश की है। भैया देखो ये जैसे NaOH है, अब NaOH में आपने HCl मिला दिया तो ऑब्वियस है जो बनने वाला कंपाउंड है वो क्या रहा दोस्त, वो बना हमारे पास NaCl और वाटर। आप देख ही रहे हो एसिड बेस टाइट्रेशन हो रही है साफ साफ। यहाँ अब इन्होंने मान लो 10 ml दे दिया, 20 ml दे दिया, एक की कंसंट्रेशन इन्होंने दे दी, क्योंकि एक की कंसंट्रेशन दे दिया और एक से एक बन रहा है तो ऑब्वियस है दूसरी की कंसंट्रेशन भी हमें पता लग जानी है। ठीक है ना? तो ये क्या पूछना चाह रहे हैं, ये बेसिकली ये पूछ रहे हैं व्हेन द रिएक्शन कंप्लीटेड एसिड बेस रिएक्शन बाय द बेस। इक्वलेंस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। इक्वलेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जब एसिड के ग्राम इक्वलेंट बेस के ग्राम इक्वलेंट के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, और ये सारे फॉर्मूलों को हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं। और एंड पॉइंट क्या चीज है बेटा, एंड पॉइंट क्या चीज है, एंड पॉइंट का मतलब है, अच्छा सुनो, इक्वलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट में भी डिफर, समझो इस बात को। एंड पॉइंट तो वो पॉइंट है जहां कलर बिल्कुल चेंज हो रहा है, मतलब रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, इस टाइप से वो जो है बता रहा होता है। लेकिन ग्राम इक्वलेंट ऑफ एसिड बराबर बेस होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि रिएक्शन भैया कंप्लीट हो गई है। एंड पॉइंट का मतलब है द कलर चेंज जस्ट आफ्टर द इक्वलेंस पॉइंट। ठीक है, तो आप ये बात समझे, जस्ट आफ्टर बोला है, एट नहीं बोला। समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो इन दोनों में कभी कभी फंसा देता है कि क्या इक्वलेंस पॉइंट को एंड पॉइंट बोल दें। समझदार बच्चा बोलता नहीं, ऐसा नहीं है, इक्वलेंस पॉइंट पहले आता है, एंड पॉइंट उसके बाद आता है। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? नेक्स्ट, टाइप ऑफ टाइट्रेशन में जो सबसे पहली टाइट्रेशन है उसका नाम है प्राइमरी टाइट्रेंट या प्राइमरी स्टैंडर्ड। मैंने पहले आप लोगों को बोला जिनकी कंसंट्रेशन हम लोगों को पता होती है उनको हम लोग टाइट्रेंट के नाम से जानते हैं, और जिनकी नहीं पता होती उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, टाइट्रेट बोलते हैं। या मैं बोलूँ जो ब्यूरेट में भरे जाते हैं वो टाइट्रेंट है, और जो आप फर्दर बाहर से लेते हो, पिपिट आउट करते हो, शक करते हो, वो बेसिकली क्या है, टाइट्रेट है। मुद्दे की बात ये है, मुद्दे की बात ये है कि प्राइमरी टाइट्रेट में क्या यूज करते हैं, दोस कंपाउंड विच कैन बी मेजर एक्यूरेटली सच सॉल्यूशन नीड नॉट टू बी स्टैंडर्डाइज्ड। का मीनिंग समझो। देखो आप लैब में गए होंगे, आप लैब में गए तो आपने देखा कि लैब की टेबल पे ना बहुत सारे केमिकल पड़े हुए हैं। टीचर क्या काम करता है, ला NaOH लिए बेटा, इसमें से K2Cr2O7 उठा के ला अभी टेस्ट कर देता हूँ इसमें। भाई वो तो सदियों पहले बना था, 4 महीने पहले बना के आपने रखा था, लेकिन आज भी उसका स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन है, जो अपनी नॉर्मलिटी, जो अपनी मोलारिटी का लॉस नहीं करते ओवर टेम्परेचर, ओवर सम अदर प्रेशर कंडीशंस, को हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के नाम से जानते हैं। बोलो गेम समझ में आ गया? जनरली जो लैब के अंदर जो स्लैब्स पर आप लोग केमिकल देखते हो ना, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं होते, पुराने भी होते हैं तो भी काम करते हैं, उनको हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड्स का नाम दे देते हैं। जनरली NaOH, K2Cr2O7 इसके परफेक्ट एग्जांपल है। जैसे आप लोगों को मोर सॉल्ट, ऑक्जेलिक एसिड, ये सब बने होंगे बेटा जी, पहले से ही बने रहते हैं और आप लोग उनको डायरेक्टली यूज कर लेते हो। नेक्स्ट, सेकेंडरी टाइट्रेंट क्या होते हैं, द कंपाउंड विच कैन नॉट बी मेजर एक्यूरेटली and need to standardize before used due to the impurity and moisture, that is KMnO4। आप देखना कभी KMnO4 को कलर पता है, सबसे पहले जब बनता है कैसा होता है, वायलेट होता है, बिल्कुल वायलेट। थोड़ी देर रख दो,
पिंकिश हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा देर तक रख दिया ना तो ब्लैक हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल ब्लैक दिखता है। तो इसका मतलब क्या है कि भैया कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है KMnO4 की ओवर द टाइम। तो जैसे KMnO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, और आप अच्छा देखो, मान लीजिए अब पेपर में सवाल बनाना है, वो आपसे पूछेगा K2Cr2O7 और Na2Cr2O7, इन दोनों में से किसकी कंसंट्रेशन ओवर टाइम ओवर टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो सकती है। तो आपको आंसर आना चाहिए ना। कितना क्लोज सवाल हो गया है, कितना क्लोज सवाल हो गया। K2Cr2O7 रखा है तो वो प्राइमरी स्टैंडर्ड है, लेकिन Na2Cr2O7 रखा है तो वो सेकेंडरी है। जब कक्षा 12th क्लास में आ जाओगे ना तो आप लोगों को मैं KMnO4 और K2Cr2O7 की प्रिपरेशन पढ़ाऊंगा। तो प्रिपरेशन पढ़ाते हुए ये डेटा आपको बताया जाएगा कि फलाना इज सॉल्युबल, फलाना इज नॉट सॉल्युबल। याद आ रहा है? तो ये बेसिक फंडामेंटल है जो आप लोगों को क्लियर हो जाने चाहिए। चलिए हम सीधा सीधा मूव कर रहे हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी पे। A+B एसिडिक मीडियम में C+D दे रहा है, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ D आपस में क्या हो रहे हैं बेटा जी, बराबर हो रहे हैं। अब ये 12th क्लास की ही कुछ रिएक्शन है, जैसे KMnO4 है नेगेटिव, I नेगेटिव एसिडिक मीडियम में Mn+2 I2 में कन्वर्ट होता है। अच्छा 11th क्लास के बच्चे को टाइट्रेशन में प्रॉब्लम भी क्यों होती है बताऊं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स वो कहीं ना कहीं 12th क्लास के D ब्लॉक से उठा रहे हैं, कन्वर्जन उठा रहे हैं। तो बच्चा सोचता है यार ये तो हमें समझा नहीं, I नेगेटिव I2 में क्यों चेंज होता है, वाई नॉट IO3 नेगेटिव, वाई नॉट फलाना आई। तो उसमें बच्चा कंफ्यूज होता है 11th क्लास का। लेकिन जब 12th क्लास के स्टैंडर्ड में बच्चा पहुंच जाता है, वो समझ जाता है कि ये बातें याद ही करनी होती हैं। तो I नेगेटिव कन्वर्ट इनटू I2 ओनली। मुद्दे की बात ये है कि MnO4 है, I नेगेटिव है, ये इसमें कन्वर्ट होकर पेपर में गिवन होगी, घबराइए मत, ठीक है। अब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस टिपिकली सेम। अगर मान लीजिए कल को मैं यहाँ 2 से, यहाँ 3 से, यहाँ 4 से, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो क्या इस बात का कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट अपने आप में एडजस्टेड विद n फैक्टर है। इसका मतलब है देयर इज नो नीड टू सी द बैलेंसिंग। बैलेंसिंग है अच्छी बात, बैलेंस नहीं है और भी ज़्यादा अच्छी बात, क्योंकि मुझे तो मेन कंपोनेंट से मतलब है व्हाइल वी आर यूजिंग ग्राम इक्विवेलेंस। इज इट ओके? चलिए अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखेंगे, घबराने की कोई बात ही नहीं। अब इन्होंने वो फॉर्मूले लिख रखे हैं जो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं आरोही। जैसे नॉर्मलिटी का फॉर्मूला ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन द लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन द लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मोल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। अब जो ग्राम इक्विवेलेंट का वो मिली इक्विवेलेंट में क्या करना है, वॉल्यूम इन ml कर देना बस। मैं सजेस्ट करूंगा आप मिली इक्विवेलेंट छेड़ो ही ना, मिली इक्विवेलेंट मत छेड़ो। आपको वॉल्यूम अगर ml में देता है ना, आप लीटर में कन्वर्ट कर लो, तो एक्स्ट्रा बर्डन दिमाग में याद रखना। ऑल्दो कर सकते हो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, लेकिन 11th स्टैंडर्ड पे मैं तो यही कहूंगा आप लोग वॉल्यूम उन्होंने ml में दे रखा है, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू द लीटर एंड मल्टीप्लाई इट बाय द फलाना नॉर्मलिटी टू कैलकुलेट द ग्राम इक्विवेलेंट। इज इट ओके? चलिए बहुत ध्यान से इसको देखने और सीखने की कोशिश करेंगे, ऐसा मानकर मैं चल रहा हूँ ये फंडामेंटल बातें आप लोगों को क्लियर। देखना पहले एक सवाल आ रहा है आप लोगों के लिए, मैं टाइम दे रहा हूँ कि आप खुद से इस सवाल को कर पाते हो। कृपया करके सोल्यूशन ना देखें, इसकी बस एक ही लिमिटेशन है कि यहाँ सोल्यूशन है। सभी से हो गया होगा बेसिक फॉर्मूला। क्या हुआ भैया इसमें? इन्होंने बोला हाउ मेनी KMnO4 आर रिक्वायर्ड इन एसिडिक मीडियम टू ऑक्सीडाइज 100 ml ऑफ इतने मोलर ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। यार एक बात समझो, चलो ये बात सीख ही लो, सुनो भाई। SO3 नेगेटिव कन्वर्ट होता है SO4 2 नेगेटिव में, इवन SO2 नेगेटिव भी। SO2 कन्वर्ट होता है अगेन SO4 2 नेगेटिव में। H2O3 2 नेगेटिव कन्वर्ट होता है बेटा जी SO4 2 नेगेटिव में। अब जैसे ऑक्जेलिक एसिड आया था ना C2O4 2 नेगेटिव, ये कन्वर्ट होता है CO2 में। इसके बाद बेटा जी Fe+2 कन्वर्ट होता है Fe+3 में। ऐसे ही SN+2 ये कन्वर्ट होता है बेटा SN+4 में। ऐसे ही NO2 नेगेटिव ये महाराज कन्वर्ट होते हैं NO3 नेगेटिव में। ऐसे ही मेरे पास इसके अलावा जो स्टैंडर्ड है वो I नेगेटिव कन्वर्ट होता है एसिडिक मीडियम में I2, याद रहे एसिडिक में, बाकी ऊपर वाले एसिडिक बेसिक सब में एक जैसे कन्वर्ट होते हैं, लेकिन I नेगेटिव जब बेसिक में होता है तो ये IO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा होता है बेसिक मीडियम में। ये ध्यान से सुनने वाली बात है। ऐसे ही बेटा जी MnO4 नेगेटिव, इसी को MnO4 इसी को प्यार से लिख देते हैं MnO4 नेगेटिव, ये कन्वर्ट होता है एसिडिक मीडियम में Mn+2 में, जबकि बेसिक मीडियम में ये भाई साहब कन्वर्ट हो रहे होते हैं किसमें, MnO2 में। सर ये एसिडिक है और नीचे वाला क्या है बेटा जी, बेसिक है। सर आपको रटे हुए हैं सर, हम नादान 11th क्लास के बच्चे कैसे रटे? रटना पड़ेगा, हम भी तो नादान थे।
तो तुम भी एसिड एक भाई दबे ऐसे सीख सकते हो। देखो इधर देखो, ये 3 स्टैंडर्ड इक्वेशन है, 1 2 और 3। इन तीनों का तो हो रहा होगा बेटा रिडक्शन, क्योंकि हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं। बाकी इन सभी का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। आप कोई भी उठा लीजिए, इन सभी का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। देख माइनस से 0 हो जाना ऑक्सीडेशन है, देख 2 से 3 हो जाना ऑक्सीडेशन है, गेन ऑफ ऑक्सीजन भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। आप ऐसे याद कर सकते हो, सल्फर के जितने भी ऑक्साइड हैं दे ऑल कन्वर्ट इनटू SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। इवन की जगह आप चाहो तो H2O8 2 नेगेटिव भी लिख सकते हो, ये भी किस में कन्वर्ट होता है, SO4 2 नेगेटिव। मैं जानता हूँ कुछ बच्चे यहाँ पर हिल रहे होंगे, भैया पर हिलना नहीं है, यही सीखना है। आगे चल के इतना आसान हो जाता है ये, बच्चा सोचता है यार ये टाइट्रेशन है, ये तो महा बेसिक है, महा सिंपल है। Cr2O7 2 नेगेटिव केवल एसिड में काम करता है, बेसिक में नहीं। थोड़ा स्पीड में नोट कर लीजिए भाई, इस सवालों पर मूव करते हैं। चले आगे। 10-6 होता है, चल बेसिक में एक ही बात होती है यहाँ, स्ट्रॉन्ग बेसिक नहीं बोला मैंने, स्ट्रॉन्ग बेसिक में MnO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। क्या ट्रिक बताई थी, मार्किंग गलत बता दिया, नहीं 0.1 वो मर्जी है, वो तो अलग अलग ब्यूरेट होती हैं, 0 से भी नीचे वाली भी होती है, ऊपर वाली भी होती है। तुम्हारे स्कूल में 0 वाली होंगी भाई, ब्यूरेट है ना। मान लो ऊपर से अगर आपने स्टार्ट कर दी 50 और नीचे से रख दिया 0, तो कैलकुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर जस्ट मैं इसको उल्टा कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं हो जाएगा भाई। भाई काम की बात सुनो सभी, होप ये बातें नोट हो गई होंगी। कृपया करके थोड़ा सवालों पर ध्यान लगा लो भाई। हाउ मैनी मोल ऑफ KMnO4 आर रिक्वायर्ड इन द एसिडिक मीडियम टू ऑक्सीडाइज 100 ml ऑफ 0.1 मोलर ऑक्जेलिक एसिड। अरुकन क्या होना चाहिए बेटा, ऑक्जेलिक एसिड का पहले तो सर हमें ना एक बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऑक्जेलिक एसिड ऐसा होता है C2O4 2 नेगेटिव, और ये महाराज किस में कन्वर्ट होते हैं, अभी अभी आपने बताया सर CO2 में, बहुत बढ़िया। और जो KMnO4 होता है MnO4 नेगेटिव, ये भाई साहब एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, Mn+2 में। सबसे पहला क्रम है इसका इन्फेक्टर कैलकुलेट करना। आप जानते हो यहाँ +7 है, यहाँ +2 है, यहाँ 5 × 1 आ जाएगा क्योंकि एक ही Mn है। यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ देखोगे तो कितना आ रहा है इस पर चार्ज बेटा, +3। यहाँ देखोगे तो कितना चार्ज आ रहा है, +4। डिफरेंस देखोगे तो कितना चार्ज आ रहा है, 1 मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी कार्बन एटम आर देयर, 2। तो इन्फेक्टर कितना आ गया जी, 2। क्या गेम समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, अब मैं जानता हूं अगर ये बात सही है तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट क्या होना जरूरी है बेटा जी, सेम। तो चलिए आप एक काम करो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इसके निकाल दो C2O4 2 नेगेटिव के। कैसे निकालेंगे सर ग्राम इक्विवेलेंट इसके, आपको पता है मीडियम इतने मोल, अच्छा मोलर दे रखा, मोलर इतने, मोलर का मतलब मोलारिटी गिवन है, और आपको क्या चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट। आप एक बात बताइए, क्या तुम्हारे टीचर ने ग्राम इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला बताया था, याद करो। वो था मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर, था या नहीं था? आपने क्या काम करना है जी, मोलारिटी देखने नहीं है। मोलारिटी कितनी नजर आ रही है आप लोगों को, 0.1। आपको एन फैक्टर 2 नजर आ रहा है, आपको वॉल्यूम कितना नजर आ रहा है, 0.1 ही नजर आ रहा है मुझे भी लीटर में, हाँ या ना। ऐसा करने से वी हैव ग्राम इक्विवेलेंट। अगर ये ग्राम इक्विवेलेंट मेरे पास आ गया, निश्चित है KMnO4 का भी ग्राम इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। सिंस वी नो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बोथ आर सेम, तो भैया इस MnO4 का ग्राम इक्विवेलेंट अगर मैं देखूं, क्या क्या पूछा है, मोल्स पूछे ना, तो आप लोगों को पता है मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, मोल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर भी ग्राम इक्विवेलेंट होता है, विच इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू। कितनी वैल्यू आ रही है बेटा, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1। आर यू एबल टू कैलकुलेट द एन
यानी कि मोल इफ n फैक्टर ऑफ KMnO4 इज गिवन टू यू दैट इज 5। हो गया आंसर? नहीं समझ में आया भाई? मैंने एक के ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिए, एक के ग्राम इक्विवेलेंट से दूसरे के ग्राम इक्विवेलेंट को बैलेंस करना है, यानी कि इक्वेट करना है। और दूसरे के ग्राम इक्विवेलेंट में मुझसे वेट पूछा होता मैं तो भी निकाल देता, नॉर्मलिटी पूछी होती मैं तो भी निकाल देता। मुझसे अभी फिलहाल उन्होंने मोल पूछा हुआ है, तो मोल और ग्राम इक्विवेलेंट का रिलेशन था मोल मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर। हो गया आंसर? अरे पल्ले पड़ा क्या? बोल दो भाई। तो मुझे लगता है कि बेसिक फंडे आप लोगों को क्लियर होंगे। चलिए देख लेते हैं इस सवाल को। देखिए क्या ऐसा ही हुआ है जैसा आप लोगों ने निकाला है? बिल्कुल सही आंसर है आदित्य का। सही है सर, बताइए जरा आदित्य, समझ में आया बेटा? गुड भाई। आप लोग खुद से भी अब क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है? पेन चलाना शुरू कर दें सभी। एक सवाल और करा रहा हूँ बस इसके, फिर आप लोग आगे मूव करेंगे। सी बोला व्हाट वॉल्यूम ऑफ K2Cr2O7 0.1 मोलर दे दिया जी, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम ओके इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज इतने मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट। ऑक्सलेट का मीनिंग क्या हो गया यार? ये वही हो गया ऑक्सैलिक एसिड। क्या हो गया ये? ऑक्सैलिक एसिड। आप जानते हो C2O4 2 नेगेटिव और F+2, +2 हटेगा तो यहाँ -2 आ जाएगा, तो ये वही आ गया। अभी थोड़ी देर पहले इसका n फैक्टर हम लोगों ने निकाला है 2, और K2Cr2O7 का n फैक्टर निकाल लेंगे जी, +3 है, ये +6 है, डिफरेंस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 आ गया। हाँ या ना? बोलो भाई, क्या दोनों के n फैक्टर आ गए तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट क्या होने चाहिए? सेम। दोनों की कंसंट्रेशन हम लोगों को पता है, एक का वॉल्यूम पता है, एक के वॉल्यूम पूछ रहे हैं। बताओ क्या खत्म सवाल है? आपसे पूछा है इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज व्हाट वॉल्यूम ऑफ केम, अच्छा ये पर्टिकुलर पूछा हुआ, ठीक है, तो कैलकुलेट हो जाएगा। आप देखो मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर, एक का रखो और दूसरे का रखो मोल मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर, मोल्स गिवन है, और इस भाई का n फैक्टर कितना होता है फेरस वाले का भी कैलकुलेट किया 2, तो ये 2 चलो इधर देखो, पढ़ाने में क्या असर है बेटा? तुम ये बताओ यार, सुबह सुबह संडे को मैं जब पढ़ाता हूँ तो क्लास होती है जल्दी, ब्रेकफास्ट नहीं करके आता, तब भी तो मैं पढ़ा रहा होता हूँ 12:30 तक तेरे सामने पढ़ा रहा होता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पढ़ा रहा होता हूँ 1:30 बजे से शाम को 7:30 बजे तक, तो लगातार कॉन्टिन्यूशन में क्लास होती है। ऐसा कोई थोड़ी तो गला बैठ रहा है तो आपको लग रहा होगा कि आज ये आदमी थका हुआ है, नहीं कर पाएंगे भाई पूरा ध्यान से माने। व्हाट मास ऑफ हाइड्रोजन। अब बच्चा सोचेगा सर हाइड्रोजन तो हमें पता नहीं, घबराइए मत, 11th के लेवल पर अगर ये सवाल आया तो आपको वो मॉलिक्यूलर मास देगा ही देगा या फॉर्मूला देगा ही देगा। 12th में जैसे JEE एडवांस में सवाल आ गया वो नहीं भी देगा, क्योंकि 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन। 12th क्लास के बच्चे अगर बैठे हैं तो वो ये बात जानते हैं कि जहाँ मैंने एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ाया है वहाँ मैंने हाइड्रोजन भी पढ़ाया है, हाइड्रोजोन भी पढ़ाया है, फिनाइल हाइड्रोजन भी पढ़ाया है, सेमी कार्बाजोन भी पढ़ा रहा है। बोलो हाँ या ना? क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? अध्ययन, आयुष, आरोही, अर्चिता, हर्ष बहुत ध्यान से बोर्ड पर नजर रख। हाइड्रोजन विल गेट ऑक्सीडाइज इतने ml इतने मोलर I2 सॉल्यूशन। अच्छा I2 किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा जी? यार मैं कहूँ I नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है? I2 में। और हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होता है बेटा जी? N2 से ही निकलता है, तो N2 है बेसिकली, ये 0 से -2 हो रहा है, 2 × 2, ये 0 से कितना हो रहा है बेटा जी? -1 हो रहा है, दैट इज 1 × 2, तो दोनों का n फैक्टर ही 2 आ रहा है, n फैक्टर ही कट गया, तो ग्राम इक्विवेलेंट दोनों के इक्वेट करने, ये ध्यान रखते हुए एक के ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएंगे? गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ इट डिवाइडेड बाय इसका n फैक्टर विच इज इक्वल टू, इसकी क्या होगी बेटा जी? मोलैरिटी गिवन है आई थिंक, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर। हो गया जी ग्राम। बोलो गेम समझ में आ गया? मतलब सारा केस क्या है, बस बच्चे को एक बात अपने भेजे में रखनी है, ग्राम इक्विवेलेंट के बेसिक फॉर्मूले क्लियर है ना, तो टाइट्रेशन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए और अप्लाई करना आना चाहिए, n फैक्टर क्लियर होना चाहिए, और ये पता हो कौन किस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, कौन किस में कन्वर्ट होता है ना, ये कहानी तो 12th वाले बच्चों को थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरीके से आती है। 11th क्लास में ये सारी कन्वर्जन ऑक्सीडेशन नंबर से पढ़ाते हैं, और हम जो 12th क्लास में पढ़ाते हैं वो हम लोग पढ़ाते हैं किससे? आयन एक्सचेंज मेथड से, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। ऑल्दो मेरे से जो 11th क्लास में पढ़ा होगा रेडॉक्स, मैंने जो टाइट्रेशन पढ़ाई वो ऑक्सीडेशन से भी पढ़ाई और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी पढ़ा दी थी।
ये कहते हुए कि बेटा टाइट्रेशन में काम आएगा। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन। जैसे एक मेरे पास KMnO4 है वर्सेस ऑक्जेलिक एसिड, जिसको मैं बोलता हूँ बेटा जी ये सेल्फ इंडिकेटर भी है। KMnO4 वर्सेस ऑक्जेलिक एसिड, KMnO4 अपने आप में सेल्फ इंडिकेटर भी है। क्या मतलब है सेल्फ इंडिकेटर का? कि इसको यूज करते हुए आपको ना तो किसी फेनेफ्थलीन की जरूरत है, ना ही किसी मिथाइल ऑरेंज जैसे इंडिकेटर की जरूरत है। अपने आप में भी ये क्या एक सेल्फ इंडिकेटर की तरह ही काम करता है। सी, इसमें इक्वलेंस पॉइंट क्या आता है? कलरलेस टू पिंक। जो आपने नीचे डाला होगा ना टाइट्रेट जो डाला होगा, ये बेसिकली ऑक्जेलिक एसिड है, ये कलरलेस होता है। आप ड्रॉप बाइज KMnO4 डालते रहे, एक समय पे इसका कलर जब लाइट पिंक होता है ना, तो उसी को इक्वलेंस पॉइंट बोल दो आप लोग, ठीक है ना, उसी को एंड पॉइंट बोल दो। अभी के लिए इक्वलेंस पॉइंट बोल दो। ऑल्दो हम लोग जानते हैं कि एंड पॉइंट बाद में और इक्वलेंस पॉइंट पहले आता है, ठीक है ना, ये हम लोग जानते हैं। सी, जस्ट पिंक कलर अपीयर आ रहा हो, मतलब ऐसा नहीं लेते जैसे लिक्विड कलरलेस है, आपने डाला पिंक हुआ डिसअपीयर हो गया, डाला पिंक हुआ डिसअपीयर हो गया, डाला पिंक हुआ डिसअपीयर होगा। अगली ड्रॉप आई, पिंक हुआ, आपने घुमाया, डिसअपीयरेंस नहीं हुआ, ले लो रीडिंग। अब पिंक में कितना पिंक? तुम ऐसे चला रहे हो पूरी टोटी की तरह उसको चला रहे हो, तो काम खराब हो जाएगा। कि ऐसे चला के बिल्कुल रखे हो, ऐसे हिलाते चल रहे हो कि भैया बस जो होगा वो हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी रीडिंग बिल्कुल। और देखो एक बात बताऊं, तो मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल नॉलेज है ये। कभी तुम्हारी ऐसा हो कि ज़्यादा डार्क हो गया है ना, तो आप HCl लो। क्या लो? HCl, एसिड है ना, एसिड बेटाइजेशन आप कर रहे हो, तो बेसिकली एसिड लो, एसिड उसके अंदर डालो ड्रॉप वाइज। जितनी ड्रॉप उसमें डिजॉल्व हो जाए और कलर डिसअपियर ना हो, आप समझ लो इतना ml आपने एक्स्ट्रा डाल दिया। नहीं है समझ में? इसको बोलते हैं बैक उसको चेक करना, क्रॉस चेक करना। अब तुमने डाला, पिंक हो गया एक ही ड्रॉप में, रुक जाओ यहीं रुक जाओ, HCl लो, एक ड्रॉप डालो HCl। अगर वो दोबारा से डिसअपियरेंस हो गया, मस्त रीडिंग चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, सेट चल रहा है सारी चीज़ें, ठीक है ना। लेकिन ये मैं फिर ये कहूँगा, बीइंग ए स्टूडेंट आपको इन सब चीज़ों में अभी नहीं उतरना चाहिए। ये बड़े लोगों की वो है ज़रूरत, आप लोगों को कोई अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि हाँ भाई ये सारी टूल्स उसको पता होने चाहिए। अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है भैया, स्टूडेंट्स लेवल को पर ये ज़रूरत नहीं है अभी। सी, शांत हो बिल्कुल। रिएक्शन की बात करूँ तो KMnO4 है, मुझे लग रहा है ये टॉपिक खत्म कैसे होगा, तो फिर इसी पे टक के रह जाएंगे। बता, एक ही टाइट्रेशन हो पाएगी ना, ईडो होगी ना ईडो होगी। शांत बैठो ना। मैंने बोला बेटा जी रिएक्शन में देखूं तो KMnO4 है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा जी? MnO4। बेटा गिवन है रिएक्शन, गिवन। अब बताइए +7 से भाई किस में जा रहा है? +2 में। एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 7 - 2 5 × 1 दैट इज 5 ओनली। जबकि K2Cr2 7 में, सॉरी ये +3 से किस में जाता है? +4 में। ऑब्वियस है, यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ कोई एक्सचेंज नहीं, आप देखोगे तो यहाँ कोई एक्सचेंज नहीं है, सेम है। तो ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। दोनों का जब बराबर हो जाएगा तो एंड पॉइंट आ जाएगा। एंड पॉइंट का मतलब उससे पहले इक्विवेलेंस आ रहा होगा। सी, आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी है नहीं भाई, ठीक है ना। और खुद से करने की कोशिश करें कृपया करके। सी, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक आयन इन ए गिवन सैंपल ऑफ ऑक्जेलिक सॉल्ट of which इतने ग्राम is present in 100 ml of solution required 90 ml of इतने मोल नॉर्मल for the complete oxidation। समझ में आया? सवाल क्या है? क्या सीखे? सवाल ये कह रहा है कि भाई ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, इन दोनों का एन फैक्टर तुम्हें पहले से पता है। एक का एन फैक्टर कितना है बेटा? 5, और दूसरे का एन फैक्टर कितना है? 2। इसका एन फैक्टर कितना मिलेगा मुझे? 2, और इस भाई का एन फैक्टर मुझे कितना मिलेगा? 5। सी, अगर दोनों को ग्राम इक्विवेलेंट बराबर है तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने अभी तक ऐसा पढ़ा है कि KMnO4 जो ऊपर दे रखा होगा इसकी नॉर्मेलिटी दे रखी है? क्या आपको दे रखी है? नॉर्मेलिटी दे रखी है? आप बताइए, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर का मतलब क्या ग्राम इक्विवेलेंट होता है? और दूसरी बात क्या है बेटा जी? दूसरी बात दे रखी है आप लोगों को, फाइंड आउट द परसेंटेज। ओके, वेट निकालना है, इतने ग्राम प्रेजेंट नहीं था, ठीक है, हो गया। फिर तो देखो बिल्कुल सिंपल हो गया। सुनो, यहाँ से आप लोगों का ग्राम इक्विवेलेंट आ गया 1/20 90/1000 आ गया। दूसरी तरफ देखोगे तो
ग्राम इक्विवेलेंट गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर कर सकते हैं। अब मैं जानता हूं कि H2C2O4 का मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो कितना होगा 88, मल्टीप्लाई बाय कितना कर देंगे, डिवाइड बाय कितना कर देंगे 2, क्योंकि n फैक्टर क्या है 2, काट के कितना आ गया बेटा, तो ये गिवन मास आ गया। ये जो गिवन मास आया है, ये जो गिवन मास मेरे पास आया है वो कितना आया बेटा, वो मेरे पास इतना गिवन मास आया है। और एक्चुअल में इन्होंने कितना लिया था गिवन मास, और मुझे परसेंटेज निकालनी है तो कैसे लिखते हैं, जितने नंबर आए जितने में से आए मल्टीप्लाई बाय 100। जो भी तुम्हारा आया 0.198 डिवाइड बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 100। लो जी परसेंटेज आ गई। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? अरे पल्ले पड़ा। मैं फिर कह रहा हूँ, देखो ये भले ही तुम्हें लगे K4 K2Cr2 फलाना ढिकाना, लेकिन सच्चाई इसके पीछे अगर कोई है तो कौन है वो, ग्राम इक्विवेलेंट। इसलिए जिसके पेपर में मोल आता है, मोल भी आ रहा है और रेडॉक्स भी आ रहा है, निश्चिंत हो जाए, सवाल इसी टाइप का बनना है। टीचर मेंटली प्रिपेयर है कि इस बच्चे को ग्राम इक्विवेलेंट चेक करने के लिए मैं टाइट्रेशन से रिलेटेड सवाल दूंगा। आप देख लेना, कोई पेपर उठा लो, कोई भी पेपर उठा लो, आप लोगों को जहां मोल आया है और मोल के साथ रेडॉक्स आया है उसके अंदर इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं बेसिक टाइट्रेशन के। जैसा कि मैंने कहा परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज के लिए 0.198 डिवाइड बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 100 व्हिच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 6.6%। क्लियर है भाई? KMnO4 वर्सेस मोहर सॉल्ट, ये भी अच्छा 12th वाले बच्चे बताएं मोहर सॉल्ट कैसा सॉल्ट होता है, डबल सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन सॉल्ट? ठीक है ना, डबल सॉल्ट कैसे, मुझे कैसे पता भाई डबल सॉल्ट, तो 11th का पढ़ा था, बहुत बढ़िया। डबल सॉल्ट वो होते हैं जो एक से ज़्यादा सॉल्ट से मिलकर, स्टेबल सॉल्ट से मिलकर बनते हैं और पानी में अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं बेटा, लूज कर देते हैं। देखो मोहर सॉल्ट की एक ही कहानी को याद करके रखते हैं बस, बाकी इसके फॉर्मूले को याद करो या ना करो। इसमें Fe+2 कन्वर्ट हो रहा होता है Fe+3 में, बस का जो n फैक्टर होता है वो कितना होता है दोस्त 1, बस। दूसरा MnO4 नेगेटिव है, कन्वर्ट हो रहा होता है बेटा जी किसमें, Mn+2 में। तो ऑब्वियस है यहाँ जो n फैक्टर आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा 5, खत्म। एक का 5 एक का 1। अब देखो वही सवाल, वही नेचर, सब कुछ वही, और आप लोगों का आंसर आपके पास। 25 ग्राम सैंपल ऑफ आयरन सल्फेट dissolved in the water containing dilute H2SO4 with the volume up to 1 liter. लो जी 25 ml of this solution required 20 ml of 20 ml n/10 KMnO4 for the complete oxidation. Calculate the percentage of FeSO4. भैया निकल जाएगा। क्या करना है बेटा जी, सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, मोल मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर। मोल निकालोगे तो कैसे निकलेगा, गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ FeSO4 पूरा, नॉट Fe ओनली, पूरा मॉलिक्यूलर मास, विच इज इक्वल टू n यानी कि नॉर्मलिटी विच इज 1/10 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम विच इज 20 ml। 20 डिवाइड बाय 1000 कर दोगे, और ऐसा करने से ये क्या कर दिया इन्होंने, एक मिनट भाई ये क्या करा है, ट्वेंटी ml n/10, ये कहां से आया, अच्छा कह रहे हैं 25 ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड इतना। आई बात समझ में? एक्चुअल में जो वॉल्यूम है उसके अंदर चेंज है, जो वॉल्यूम है उसके अंदर चेंज है, ये वाली बात। पल्ले पड़ा हर्ष, क्या कह रहा मैंने, पल्ले पड़ा, यानी कि 25 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड इतना। तो बेसिकली यहाँ से हम लोगों को 25 ml तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी एग्जैक्टली मेरे पास। तो यहाँ से वेट आ गया, वेट आने के बाद आई कैन कैलकुलेट द परसेंटेज वेरी इजीली। अब भैया ये टाइट्रेशन है, मुझे ऐसा लगता है आप लोग खुद पढ़ोगे भाई, है ना। अब इस टाइट्रेशन को आप लोग खुद पढ़ने वाले हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम लोग सीधा सीधा आइडोमेट्री को पढ़ने जा रहे हैं बेटा। एक बार इसको देख लो, मैं 1 मिनट रेस्ट ले लेता हूँ, देखो जल्दी से। चलिए देखिए भाई सभी, इधर देखेंगे एक टाइट्रेशन जिसका नाम है आइडीमेट्रिक। क्या नाम है इसका, आइडीमेट्रिक। देखो आइडीमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर मैं इसके आज एक शीट भी दे देता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना, लेकिन वही शीट में बहुत ऊपर नीचे होगा, पर दे तो देता ही। आइडीमेट्री, आइडीमेट्री का मीनिंग क्या है भैया, और आइडोमेट्री का मीनिंग क्या है। देखो आईडी और आइडो में ये अंतर है। तो आइडीमेट्री है ना वो एक डायरेक्ट एनालिसिस है। सबसे पहली डेफिनेशन यही है कि आइडीमेट्री इज ए डायरेक्ट
एनालिसिस। और आयोडोमेट्रिक क्या है, वो इनडायरेक्ट है। इसमें आयोडीन डायरेक्ट रिड्यूस होता है और उसमें आयोडीन पहले ऑक्सीडाइज होता है, फिर रिड्यूसिंग एजेंट उसके साथ ट्रीट होता है। कहने का मतलब है वो मल्टी स्टेप है, 2 स्टेप, और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन हो रही होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? तो बेसिकली इसके अंदर क्या हो रहा होता है, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। इसमें जो सॉल्यूशन यूज करते हैं वो हाइपो यूज करते हैं। सर क्या डिफरेंस है हाइपो में और क्या डिफरेंस है हाइपर में? देखिए, आपने सुना होगा हाइपर मत हो। हाइपर अपने आप में ज्यादा की तरफ इंडिकेट कर रहा है। अगर सल्फर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऐसे सॉल्यूशन का नाम हाइपर होगा। जैसे H2SO4 एक हाइपर एसिड है। क्यों? क्योंकि इसमें सल्फर की नेट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, जबकि H2SO3 हाइपर नहीं है, ये हाइपो है। क्या शब्द समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? इसका मतलब यहां मुझे जो Na2H2O3 दिखाई दे रहा है, वेयर सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2 ओनली। सर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट ही निकालनी आती, तो भाई फिर तो टाइट्रेशन पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल तो होगा। अदरवाइज आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को तो निकालना सीखिए भैया, ये सब पढ़ने से पहले। I2 कन्वर्ट हो रहा है बेटा जी I नेगेटिव में। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि I तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है, अपना रिडक्शन करता है, और इसको ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है? वही कर रहा है Na2H2O3। जो बेसिकली 0 से माइनस हो रहा है, वो अपना क्या कर रहा है बेटा? रिडक्शन। तो दूसरों के लिए क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये क्या काम कर रहा है अपना? 2.5 हो रहा है। सुनो भाई, कल एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा था, बच्चा बैठा है वो, यहां से ये +2 है, ये 4x है, -12 है, इजिकल टू 0 है। 4x बराबर कितना हो जाएगा? आई थिंक 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2.5। आइडियली देखा तो बढ़ तो रहा है, 2 से 0 से 2 से कितना हो रहा है बेटा? 2.5। तो समहाउ वैल्यूज बढ़ तो रही है इसके अंदर, तो इसलिए अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो किसकी तरह बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। सी I2 has less solubility in the water, whereas Ki is required to increase the solubility of I2 in the water due to the complex formation। ये कह रहे हैं I2 वैसे पानी में कम soluble है, लेकिन जब Ki की फॉर्मेशन में आयोडीन होता है, दिस इज क्वाइट soluble, या मैं कहूँ आयोडीन की solubility को K जो है वो क्या करता है बेटा जी? बढ़ा देता है। ऐसा इनका कहना है। बढ़िया तरीके से डेटा क्लियर है। सी I2 इज एक्ट एज ए सेल्फ इंडिकेटर। इसके लिए कोई इंडिकेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है इस पर्टिकुलर टाइट्रेशन में। विद स्टार्च सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पॉइंट इज डिसअपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर। आप लोगों को पूछ सकता है कि स्टार्च का कलर कैसा होता है? डार्क ब्लू होता है बेटा जी। इसका कलर कैसा होता है? ब्लू ब्लैक बोल देते हैं कहीं कहीं। रिएक्शन इज pH कंट्रोल्ड बिकॉज इन स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम I2 डिसअपीयर इनटू IT, I नेगेटिव एंड IO3 नेगेटिव। बेसिकली IO नेगेटिव लिखा हुआ है इन्होंने, IO3 नहीं लिखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अगर I नेगेटिव पर डालेंगे तब वो IO3 नेगेटिव पे कन्वर्ट हो रहा है, ना कि I2। दोनों अलग अलग बातें हैं। स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, स्टार्च आइदर गेट हाइड्रोलाइज्ड और डिकम्पोज। ये कुछ नहीं है, छोड़ दो बिल्कुल ऐसी सीधी सीधी बात। हम सीधे सीधे टास्क पर आ रहे हैं। देखिए, व्हाट मास ऑफ Na2H2O3.5 वाटर मॉलिक्यूल is required to make 500 ml of इतने मोलर सॉल्यूशन ऑफ द रिएक्शन दिस। रिएक्शन दे दी। अब आपको क्या फर्क पड़ रहा है कि ये ID है कि I2 है कि फलाना है कि निकालना है? आपके दिमाग में एक बात आ गई, मोलरिटी नॉर्मेलिटी आ गई, वॉल्यूम आ गया, और दूसरे की कंसंट्रेशन पूछ रहे हैं, या दूसरे का क्या पूछ रहे हैं बेटा जी? मास पूछ रहे हैं, और आप लोगों को उसका वॉल्यूम भी गिवन है। तो भाई मैं तो एक बात जानता हूँ, दोनों इक्वेशन मेरे पास पता है, दोनों का इनफेक्टर मेरे पास है, तो आई कैन ईजिली कैलकुलेट द ग्राम इक्विवेलेंट। अगर दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर है तो वहीं से कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन उठ के आया होगा। देखिए जरा ध्यान से भाई साहब, पहले देख लेते हैं। इन्होंने बोला है 0.2 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ दिस रिएक्शन। एक में देख लेते हैं, व्हाट मास ऑफ दिस इज रिक्वायर्ड टू मेक इतना 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 मोलर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है भैया, एक बात बताओ, इसकी नॉर्मेलिटी कितनी है मेरे भाई? इतनी। और वॉल्यूम कितना है मेरे भाई? ये है जी 500। तो यहाँ से एक का ग्राम इक्विवेलेंट आ चुका है कि नहीं आ चुका? बताओ। इसको इक्वल करना है किसके साथ? दूसरे के साथ, यानी कि जो गिवन है उसके साथ। तो गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट में मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, जरा कैलकुलेट करके बताओ, ये पानी के ऐड हुए या नहीं हुए? इसमें वाटर का मास ऐड हुआ या नहीं हुआ? हुआ है, तभी ये वैल्यू कितने आई है? 248। गिवन वेट डिवाइड बाय दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इसका एन फैक्टर। एन फैक्टर इसका 1 क्यों हुआ? समझ में आ रहा है सभी को? क्योंकि सर आपने ही तो बताया यहाँ पर
K2 से 2.5 हुआ तो डिफरेंस कितने का आया 0.5 का, और कितने S2 नजर आ रहे हैं मुझे जी, 2 नजर आ रहे हैं, तो 0.5 इंटू 2, तो n फैक्टर बिकम 1. Here you can see the data and calculate the value of weight. बोलो भैया बात समझ में आई या नहीं आई? यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? सर यहाँ क्या किया है आपने बेटा, मैंने यहाँ पर मोल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर को ग्राम इक्विवेलेंट से इक्वेट कर दिया बस. पल्ले पड़ गई बात? पक्का फंसोगे तो नहीं भैया इसमें? बताओ, बेसिक सवाल ही कहूंगा मैं इसको. एक आती है जी आइडोमेट्री. आइडोमेट्री में जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है ही नहीं, ये डबल स्टेप रिएक्शन है. पहले कॉपर सल्फेट की प्रेजेंस में Ki रिएक्ट करता है और इसको I2 में कन्वर्ट कर देता है, या Cu2 I2 बना देता है. 12th क्लास वाले बच्चों ने अभी D&F ब्लॉक पढ़ा है, वो इस केमिकल को पहले से पहचानते हैं. कुछ बताया होगा अगर मैंने कॉपर के साथ रिएक्शन करके पढ़ाई थी NCERT में भैया? कॉपर के साथ रिएक्शन नहीं पढ़ाई थी? Cu2I2 और K2SO4 प्लस I2 की फॉर्मेशन हो रही है. और ये जो I2 आप निकाल रहे हो, यही बेसिकली कौन से सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कर रहा है? ये हाइपो सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहा है, Na2H2O3, और कन्वर्ट हो जा रहा है बेटा जी किसके अंदर? Na2S4O6 जैसे पहले कन्वर्ट हुआ था, प्लस क्या बना रहा है बेटा जी? NaI. फिर मैं कहूँगा यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Ki इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I2 इज इक्वल टू कुछ नहीं है, हाइपो सॉल्यूशन के बारे में बता रहा है बस. ठीक है ना? नोट डालकर एक बात लिखी हुई है, आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन शुड बी परफॉर्म्ड रैपिडली टू मिनिमाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड बाय द एयर. ये कह रहे हैं बहुत फास्ट रिएक्शन होनी चाहिए, अदरवाइज जो है आप लोगों का जो आयोडीन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा. एक सवाल करेंगे, सवाल से डेटा क्लियर होगा. देखिए भाई, 1 ग्राम सैंपल ऑफ कॉपर ओर है. अब पता नहीं कॉपर सल्फेट है कि कॉपर ऑक्साइड है कि ऊपर फलाना है कि ढिकाना, कॉपर है बेसिकली. इज डिजॉल्व एंड कॉपर इज रिएक्ट विद Ki सॉल्यूशन. पता लग गया कि कॉपर ही Ki के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ Ki होने वाले. द लिबरेशन ऑफ I2 मतलब इक्विवेलेंट ऑफ I2 भी हो गए. रिक्वायर्ड इतने ml ऑफ इतने मोलर हाइपो सॉल्यूशन. अब समझ गए ना हाइपो सॉल्यूशन क्या है? बेसिकली Na2H2O3. तो इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट क्या रहते हैं? अभी ऊपर पढ़ा हम लोगों ने बराबर. तो आप लोगों को क्या करना चाहिए जी? गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर. एन फैक्टर अभी अभी आप लोगों को कॉपर का दिखाई दिया भाई. कॉपर का एन फैक्टर अगर मैं पूछूं तुम लोगों से, भैया कॉपर का एन फैक्टर कितना होगा? चेक कर लो. कॉपर यहाँ +2 से कॉपर +1 में कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर डिफरेंस देखोगे तो 1 आएगा, और एक ही कॉपर है, तो इसलिए यहाँ पर जो एन फैक्टर होगा वो कितना होगा? 1 ही होगा. तो यहाँ पर जो लगा रखा है गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉपर मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट में आप लोगों को क्या दे रखी है जी? मोलैरिटी दे रखी है. मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर ऑफ दिस, जो कि 1 होता है, आपको पता होगा. Na2S4O6 में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई बाय भैया इतना वॉल्यूम चाहिए, तो इतना ml डिवाइड बाय 1000. लो जी वेट आ गया. नहीं पल्ले बड़ा? मैं फिर कह रहा हूं, एक ही बात को घुमाया जा रहा है जिसका नाम क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट. जो ग्राम इक्विवेलेंट के जंजाल में नहीं पड़ेगा वो सीख जाएगा, जो पड़ गया भैया वो परेशान हो जाएगा. बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट देखना, इस सवाल को करोगे तो और अच्छा लगेगा आप लोगों को. करें 2.5 ग्राम ऑफ कॉपर इज डिसॉल्व इन द एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब H2SO4 बनेगा, सॉरी CuSO4 बनेगा. टू प्रिपेयर इतने ml ऑफ कॉपर सल्फेट, मोलरिटी ml, वॉल्यूम दे दिया ऑफ द सॉल्यूशन इज आइडोमेट्री टाइट्रेशन एंड रिक्वायर्ड 2 ml ऑफ इतने मोलर ऑफ हाइपो सॉल्यूशन. ठीक है यार, जैसे ही हाइपो सॉल्यूशन देगा हम लोगों को पता लग जाएगा कि ये कुछ और नहीं है, H2O3 2 नेगेटिव ही है. तो मैंने क्या काम करना है जी? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर सल्फेट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्या बेटा जी? हाइपो को क्या करना है बेटा जी? बराबर कर देना है. H2O कितना होता है बेटा? 3 को बराबर कर देना है. यहाँ से फिर से जी वेट ऑफ कॉपर को कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है भाई, आप लोग कैलकुलेट करेंगे बहुत आसानी से, क्योंकि ऊपर एक वेट गिवन है, तो आपसे परसेंटेज पूछ रहा था. ये वेट पक्का गिवन होगा 2.5. ये वेट आप लोगों को बेटा जी क्या होगा? गिवन होगा. देखो कहाँ गिवन है? सबसे पहले ही गिवन है कि ये कॉपर का वेट है जी. देखना भाई, कह रहा है 0.6 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ K2Cr2O7 एंड KMnO4 रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ Ki इन द एसिडिक मीडियम. आयोडीन लिबरेटेड रिक्वायर्ड इतने ml, सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml ऑफ इतने नॉर्मल
थायोसल्फेट, वही आपका हाइपो सॉल्यूशन विद टाइट्रेशन ऑफ K2Cr2। भैया कुछ नहीं है, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट को ऐड कर देना इस बार, क्योंकि यही बराबर होंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट, Na2H2O3। नहीं आई बात समझ में? अरे भैया गेम समझ में आया? मिक्सर बोल दिया है ना, तो इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो जाएंगे हाइपो सॉल्यूशन के। नहीं बल्ले पढ़ गया ना, बेसिक बात है यार। पहले इंडिविजुअली आ रहे थे, K2Cr2O7 पढ़ा, KMnO4 पढ़ा हाइपो के साथ या आयोडीन के साथ, तो आप अलग अलग कर रहे थे। आप बोले दोनों का मिक्सचर बराबर हो रहा है उसके, तो ऑब्वियस है दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट को आप ऐड कर दोगे और Na2H2O3 के साथ में जोड़ दोगे। सी ये भाई आप लोग निपटा लेना, ठीक है ना। सवाल ये सी पर बेस्ड प्रीवियस फाइल आ जाएगी आप लोगों के पास, कवर कर लेना। सी एसिड बेस टाइट्रेशन। कोई तुमसे पूछे एक एसिड को बेस के साथ ट्रीट कर रहे हो, बनने वाला कंपाउंड क्या होगा? सॉल्ट वाटर होगा, सॉल्ट प्लस वाटर होगा। और इसके बाद आप लोगों से पूछा है कि एसिड बेस टाइट्रेशन में जो नीचे रखा जाता है वो कौन होगा जी? एसिड। और जो ऊपर रखा जाता है वो कौन होगा जी? बेस। उसकी नॉर्मेलिटी आप लोगों को गिवन है, वो ब्यूरेट में भरा हुआ है, ml सोल्यूशन, स्टैंडर्ड सोल्यूशन में अभी मैंने लिया हुआ है उसको, ठीक है, एसिड को, तो बेस को। और मैं एसिड के साथ ट्रीट कर रहा हूँ, और मैं इसके अंदर क्या डालता हूँ बेटा जी? फिनोफ्थलीन नाम का एक इंडिकेटर डालता हूँ। अच्छा मैं आप लोगों से एक बात अच्छा यहाँ लिखा हुआ है, चलो फिर बताओ, ये एसिडिक होता है या बेसिक? कोई बच्चा बताए, एसिडिक होता है या बेसिक? सोच समझ का आंसर दे, गलती करी तो पिटाई लगेगी भाई। ये एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है? सोचो। दोनों। लेकिन ये हो जाएगा तेरा। क्वेश्चन लगाएगा तभी तो पता लगेगा। हाँ रिएक्शन तो गिवन होंगे। चले भाई बस। हाँ जी, एसिडिक इज द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि बेसिक मीडियम में काम कर रहा है ना। देख कौन से मीडियम में काम करता है, रेंज क्या है इसकी? 8 से 10। इंडिकेटर है फिनोफ्थलीन, पीएच रेंज है इसकी 8 से 10। 8 से कम अगर होगा सोल्यूशन तो कलरलेस शो करेगा, 8 से ज़्यादा 10 से ज़्यादा होगा तो पिंक। एक होता है मिथाइल ऑरेंज। ये है बेटा जी आप लोगों का कैसा और एसिडिक इंडिकेटर। ये क्या काम करेगा? इससे नीचे वाले को रेड दिखाएगा, इससे ऊपर वाले को येलो दिखाएगा। मतलब अच्छा लिखा हुआ है, जिसने भी लिखा है बढ़िया लिखा हुआ है कि दोनों में मतलब डिफ्रेंशिएट कर दे। मान लो ऐसे आ जाए सब सोल्यूशन कि भैया एक सोल्यूशन है जिसकी पीएच रेंज 2 है, मिथाइल ऑरेंज डालें तो कौन सा कलर शो कर, फिनोफ्थलीन डालें तो क्या कलर फॉर्मेशन हो सकती है, क्या कलर फॉर्मेशन हो सकती है। हाँ अलग अलग होगी, लेकिन एक आइडिया तो लगेगा ना कि भाई देखो भाई बात सुनो ध्यान से। अगर आप लोगों का पीएच रेंज 8 और 10 के बाद की है तो जो फिनोफ्थलीन होता है वो कौन सा कलर दे देता है बेटा जी? पिंक। अब इसी सॉल्यूशन में तो मिथाइल ऑरेंज डाल दे कोई कलर नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि इससे ज्यादा का मतलब हमेशा येलो ही देगा। और समझ में, रेंज है, ये रेंज पे काम करता है, इस रेंज पे। इससे जैसे ही थोड़ा सा आगे हुआ येलो। अब ऐसा नहीं कि भरपूर हो गया तो ये पहले मतलब डालते ही येलो कलर शो करने लगेगा, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये डेटा आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो भैया इंडिकेटर का। इंडिकेटर अपने आप में अलग भी टॉपिक है। आ गए हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जिसका नाम है बैक टाइट्रेशन, ठीक है भाई। बैक टाइट्रेशन बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। बैक टाइट्रेशन का मीनिंग क्या है? टाइम पे चल रहे हैं हम लोग, बहुत बढ़िया। अच्छा टाइम होने वाला है, हो गया है।
अरे नहीं मेरे भाई, मैं पढ़ा दूंगा, तुम तो परेशान हो गए। मैं डिफरेंस बता दूं। डिफरेंस ये है कि एक तो यूनिस्टेप रिएक्शन है, अगर तुझे एक ही रिएक्शन लिखी नजर आ जाए तो वो तुझे साफ पता लगनी चाहिए कि वो आईडी है। और एक से ज्यादा रिएक्शन, कॉपर रिएक्ट विद H2SO4, रिएक्ट विद फलाना, रिएक्ट विद डिकाना, रिएक्ट विद फलाना, तो समझ जाओ कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, आइडोमेट्री। ठीक है ना। और दोनों में कोई अंतर नहीं है, ग्राम इक्विवेलेंट का अंतर है बस। दोनों में ग्राम इक्विवेलेंट को आप बराबर कर लो, एक में केवल कॉपर के साथ करते हैं और एक में जो है डिपेंडिंग अपॉन, दोनों में हाइपो सॉल्यूशन को हम लोग यूज कर रहे होते हैं। ठीक है ना। सी, एक बार समझा रहा हूँ, बैक टाइट्रेशन के गेम को समझ लेना भाई, आराम से ईमानदारी से समझ लेना। ठीक है ना। ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसमें ए गिवन है ए, और ये कंटेनर है, इसमें बी गिवन है। और ये एक कंपाउंड है जिसमें मिक्सचर है प्योरिटी का और इम्प्योरिटी का। मान लेता हूं कि ये प्योरिटी है और ये क्या है दोस्त, इम्प्योरिटी। एक्चुअली बैक टाइट्रेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ओनली। कोई तुमसे एक लाइन में डेफिनेशन पूछे बैक टाइट्रेशन की तो आप बोलना यूज्ड टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड या परसेंटेज ऑफ ए कंपाउंड, प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ए कंपाउंड यूजिंग बैक टाइट्रेशन। ठीक है, चलो जी समझ गए। सर एक बात बताओ, अगर ये जो इम्प्योरिटी प्लस प्योरिटी है में से अगर मैं प्योरिटी की परसेंटेज निकालूं तो या तो मुझे इम्प्योरिटी का पता हो कि वो कितनी है, या फिर प्योरिटी पता हो और टोटल पता हो, तब निकाल पाऊंगा, हाँ या ना। अब क्या काम करते हैं इसमें, हमें दोनों नहीं पता तो हम एक सॉल्यूशन लेते हैं ए, एक सॉल्यूशन लेते हैं बी। ये सॉल्यूशन वो है जो केवल और केवल प्योरिटी से ही रिएक्ट करेगा, इम्प्योरिटी से नहीं। और ये सॉल्यूशन वो है जो केवल और केवल ए से ही रिएक्ट करेगा, ना तो ए के किसी प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट से, ना ही किसी इम्प्योरिटी से, ना ही किसी प्योरिटी से। नहीं समझ में आया? थोड़ा शांत हो जाओ, दिमाग को शांत रखो, जो मैं बोल रहा हूँ समझो। मैं कह रहा हूँ एक पत्थर है जो ए और बी दोनों से मिलकर बना हुआ है, या मैं बोलूँ एक पत्थर है जो प्योरिटी इम्प्योरिटी दोनों प्रेजेंट है। मुझे बताना है उस पत्थर में प्योरिटी परसेंटेज कितना है, और प्योरिटी परसेंटेज लेने के लिए आई हैव टू कैलकुलेट द प्योरिटी इन ग्राम और टोटल कंपाउंड का मास, दोनों को डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100, आ गई प्योरिटी। हाँ या ना में जवाब दो, यही सेंस है। तो लेकिन मेरे भाई मेरे पास तो इसका वेट है ही नहीं, तो मैं क्या करूं, तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक ऐसा केमिकल ढूंढता हूं ए जो केवल इसकी प्योरिटी से रिएक्ट करे, इम्प्योरिटी से नहीं। तो मैं एक काम करता हूं, इस पत्थर को उठाता हूं, इसमें डाल देता हूं। ए का क्या काम होगा बेटा, ए का काम ये होगा कि मान लो ए था पहले यहां तक भरा हुआ 100 ml, बात को समझना, क्या था 100 ml। अब तुम्हें पता है इस ए में क्या क्या चीजें पता मतलब मिल रही होंगी आपको। एक तो प्योरिटी, ए में डिजॉल्व हो गई प्योरिटी। एक मिल रही होगी जी कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी, और एक बकाया होगा जो केवल ए है। अगर मैं ए को एक्सेस में डालता हूं तो, और ए को एक्सेस में ही डालना पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं है। एक्सेस में डालने का मतलब भरपूर नहीं होता, जो मैं डाल रहा हूं उसकी मात्रा मुझे पता है। मुझे 10 की रिक्वायरमेंट है, मैंने 100 डाला, ये है एक्सेस। क्या बातें पल्ले पड़ गई भाई? अब मैंने क्या काम किया, मुझे पता लग गया मेरे भाई इसका प्योरिटी का सारा मैं यहाँ पर डिजॉल्व कर चुका हूँ। इम्प्योरिटी अलग कोने में बैठ गई होगी इससे अलग होके। अब इस प्योरिटी में मेरा एक कुछ अमाउंट में डिजॉल्व हुआ होगा कि नहीं होगा? हुआ होगा। मैं मान रहा था 100 था भाई, ये इतना डिजॉल्व हो गया, इतना क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें क्या डाल लेता हूँ, भाई ये तो एक्सिस है, मुझे इसी का ही मास नहीं पता, क्या करूँ? तो मैं क्या काम कर देता हूँ, मैं ड्रॉपर से इसको डालूंगा, समझ रहे हो बात को? और मैं ये देखूंगा कि ए और बी में कितनी रिएक्शन हुई। मान ले ए और बी में बी ने इसके 50 ml से रिएक्ट कर लिया, तो निश्चित हो गया कि एक्चुअल में इसका
50 ml रिएक्ट कर चुका है प्योरिटी के साथ। तो ये भी फैक्ट हो गया कि 50 ml ही प्योरिटी रही होगी। अगर दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर है तो, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर नहीं है तो उस पर्टिकुलर फैक्टर से वो रिएक्ट कर रहे होंगे, इसके 2 तो इसका 1, इसका 1 तो इसका 2, जो भी रहा होगा। लेकिन ये डेटा आप लोगों के दिमाग में आया कि आई कैन कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी, या मैं कहूं आई कैन कैलकुलेट द प्योरिटी इफ वी हैव टू सॉल्यूशन ए एंड बी। ए जो है वो केवल प्योरिटी से रिएक्ट करे, बी जो है वो केवल और केवल किससे रिएक्ट करे, ए से। ए रिएक्ट करने के बाद जो है जो भी बचेगा एक्चुअल में उसी से बी रिएक्ट करेगा, ना बी ए से रिएक्ट करेगा, ना बी ए के किसी बाई प्रोडक्ट या प्रोडक्ट से रिएक्ट करेगा। ऐसा करने से जितना भी बी रिएक्ट हो रहा होगा एक्चुअल में उतनी ही मात्रा है इस भाई साहब की, या मैं कहूं जितना भी बी रिएक्ट हो रहा होगा एक्चुअल में उतनी मात्रा है ए जो बचा हुआ होगा। जो बचा हुआ है इनिशियल जो लिया था दोनों को माइनस करके एक वैल्यू आ गई, वही मेरा है परसेंटेज प्योरिटी, या मैं कहूं वही है मेरा वेट, वही है मेरा वॉल्यूम ऑफ प्योरिटी। जेती समझ में आया बेटा मैंने क्या अभी बहुत थोड़ी सी देर में समझाने की कोशिश की है? कितने बच्चों को समझ में आ गया? इस साइंस तो पकड़ गया होगा एक्चुअल में यहाँ से करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार दोबारा समझ लो इन केस कोई बालक रह गया है तो इस भीड़ में। पता होता है, मैंने बोला ना एक्सेस का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि मुझे पता ही ना हो। मैं एक ड्रम भर के नहीं डालूंगा, मुझे ये पता है कि यार इसका वेट 25 ग्राम है, ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए एक्सेस कितना होगा, 100 ml। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बी का यूज ये है कि कभी कभी ना एग्जैक्ट मात्रा को कैलकुलेट करने के लिए हमें बी की रिक्वायरमेंट होती है। देखो लमसम आइडिया तो एक्सेस का हमेशा ही रहेगा। आप एक बात बताओ, एक पत्थर को तालाब में तो नहीं डालोगे ना, डालोगे तो कंटेनर में ही, और जब कंटेनर में डालोगे तो लमसम अमाउंट तो उसका पता ही है ना। लेकिन क्योंकि हम लोग माइक्रोस्कोपिक पढ़ रहे हैं, हम लोग mls में और मिली ग्राम और मिली ml में पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली हम लोगों को डेटा इसीलिए बी की रिक्वायरमेंट पड़ी। मैंने इसलिए बोला एक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि भैया मुझे अमाउंट पता ही नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि होना चाहिए 50 और मैं एक्सेस में 5000 ले रहा हूँ, गलत बात है वो। कि 50 की जगह 100 ले लूंगा, 55 ले लूंगा, 60 ले लूंगा, वो कितना लिया गया है उसी की क्वांटिटी को किससे स्टैंडर्डाइज किया जाता है, बी से। इन शॉर्ट जितना बी का अमाउंट होगा एक्चुअल में वही अमाउंट रिएक्शन करने के बाद जितना बी यूज हुआ होगा, जितना बी कंज्यूम हुआ होगा, उस बी का जितना अमाउंट कंज्यूम हुआ है आइडियली अभी ए में उतना ही प्रेजेंट है। इसका मतलब ए में अगर उतना प्रेजेंट है तो मैं क्या काम करूंगा, टोटल में से माइनस करूंगा, और जब मैं टोटल में से माइनस करूंगा तो मेरे पास वो वैल्यू आ जाएगी जिससे परसेंटेज प्योरिटी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। भाई सीधी सी बात है, किसी की टोपी किसी के सर पे, और फाइनली जिसकी टोपी है उसी से आप जो है कैलकुलेट करा लोगे, सीधी सी बात है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा मेथड है। अब अगर आप इतना समझ गए हो तो आप लोग बैक टाइट्रेशन का सवाल करने में सक्षम हो। उससे बाद में आप लोगों को एक बात समझा देता हूं क्योंकि जल्दी से ये हो जाएगा। एक टर्म यूज होती है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। उससे पहले समझो स्ट्रेंथ का एक फॉर्मूला होता है बेटा, ग्राम पर लीटर, पढ़ा है किसी बच्चे ने? इसको बोलते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अर्थात प्यारे बच्चों वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गिवन वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा जी, 1000। अब ये पूरी बात क्या है जरा देख के बता दो मुझे। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इंटू 10, बहुत बढ़िया। इसको मैं और कैसे लिख सकता था, वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10। अब देखो जैसी मूल कॉन्सेप्ट आया बच्चे धारणा शुरू कर रहे हैं कि हाँ जी हमें आता है। अब प्यारे बच्चों हैं, अच्छा सॉरी, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बेटा जी, मॉलिक्यूलर मास को हटाओ क्योंकि हम लोग क्या मोलरिटी कैलकुलेट नहीं कर रहे। अगला स्टेप था दिमाग में, एक्चुअल में जो मोलरिटी है ना वो उसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइड बाय 11.2। भाई ये फॉर्मूला पढ़ाया है क्या किसी टीचर ने, बताओ? मोलरिटी के तमाम फॉर्मूले आपके पास है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट कैन बी रिटन वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इंटू 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। इज इट ओके? अरे हाँ या ना में जवाब दे दो। और यही बात और किसके बराबर हो सकती है, वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट।
और यही बात हो सकती है किसके बेटा जी, स्ट्रेंथ के। इन शॉर्ट में ये बात कह सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ H2O2 डिवाइड बाई 11.2। अब यहाँ पर एक सवाल बन जाता है, सुन भाई, यहाँ पर एक सवाल बनता है, स्ट्रेंथ डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइड बाई 11.2। सवाल आता है ऐसे, वो बोलेगा एक सोल्यूशन है H2O2 का, और उसकी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ द फला 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 सोल्यूशन इज 3.4 ग्राम पर लीटर, और H2O2 का सोल्यूशन है। आप सिर्फ कैलकुलेट कराने वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो बेसिकली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्ट्रेंथ कितनी होगी 3.4, मॉलिक्यूलर मास H2O2 का कैलकुलेट करोगे 34, ये तुमसे निकलवा रहे हैं 11.2 गिवन है। आंसर आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ही बेसिक से ये डेटा एक बार नोट कर लो अगर कर सको तो, थोड़ा स्पीड से एक बार इसको नोट कर लेना, नोट इट डाउन प्लीज। बेटा बातें नहीं प्लीज बच्चों, बातें नहीं। चलिए भाई, एक बार इसको आप लोग पढ़ने की खुद से कोशिश करेंगे, और बैक टाइट्रेशन को आप लोग एक बार खुद से करने की कोशिश करेंगे। तरीका वही याद रखना है कि जो सर ने ये एक्सेस में लिया है आपके लिए क्या था, जरा याद कराओ मुझे। और आप लोग देख पा रहे हो ये सी है जिसके थ्रू हम लोग रिएक्शन कराएंगे, और ये वो पर्टिकुलर कंपाउंड है जिसका डेटा हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हो जाएगा बेटा जी, एक बार ट्राई करना, बहुत ही सिंपल, छोटा बेटा बस, बहुत ही सिंपल और बहुत बेसिक तरीके से आप लोग इसको जो है कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस फिर ग्राम इक्विवेलेंट को बराबर करना है, HCl प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl, क्या कर दिया दोनों। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर ही सोल्यूशन है HCl, ठीक है ठीक है ठीक है, हो जाएगा। सुनो भाई, ऐसे ही अगला सवाल है, इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे बेटा जी। ठीक है, जैसे यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि बेस का अलग कर रखा है, इन दोनों की कैलकुलेशन से वैल्यू, दोनों की कैलकुलेशन से वैल्यू आप लोगों को निकलवाने के लिए दे रखी है। ठीक है, ये आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर कराता हूँ, बैक टाइट्रेशन। और इसके अलावा देखो, सुनो भाई सुनो, इसके अलावा ये फिनोफ्थलीन वाला पार्ट भी आप लोग कवर कर पाओगे, और ये हमने कवर कर लिया। सुनो बेटा जी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 को हम लोग कवर कर चुके हैं भाई। ठीक है, ओलियम नहीं हुई बस, है ना। चलिए, कक्षा में आज इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।